वैदिक काल संपूर्ण जानकारी के साथ हम लोग देखेंगे। देखिए, वैदिक काल संस्कृति का काल सिंधु सभ्यता के पश्चात स्वीकार किया गया है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक प्रवृत्तियों में हुए मौलिक विकास क्रम एवं परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की सुविधा हेतु वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसे आप नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता का काल। इसके बारे में थोड़ा सा जो हम बता रहे हैं उसको नोट्स बनाते चलें। याकोबी एवं तिलक ने ग्रहादि संबंधी उद्धरणों के आधार पर भारत में आर्यों का आगमन 4000 ईसा पूर्व किया गया है। मैक्स मुलर का अनुमान है कि ऋग्वेद काल 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इनका ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसे नोट डाउन कर लेना। मान्य तिथि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ है मान्य तिथि के अनुसार, ठीक। आगे हम मान्य तिथि, ये जो मान्य है उसके बारे में बता रहे हैं हम, ठीक है। आगे और देखते हैं आर्यों का मूल स्थान, आर्य किस प्रदेश के मूल निवासी थे। यह भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्न है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मत संक्षेप में निम्नलिखित हैं। पहला मत हम लोग देखेंगे दोस्तों, देखिए जस्ट वे थोड़ा सा। यूरोप 5 जातीय विशेषताओं के आधार पर पेनका, हट आदि विद्वानों ने जर्मनी को आर्यों का आदि देश स्वीकार किया है। गाइल्स ने आर्यों का आदि देश हंगरी अथवा डैन्यूब घाटी को माना है। मेयर, पिक, गार्डन चाइल्ड, पिगट, नेहरिंग, वेडेस्टीन ने दक्षिण रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। यह मत सर्वाधिक मान्य है। आर्य भारतीय भाषा वर्ग की अनेक भाषाओं में से एक संस्कृत बोलते थे। जो आर्य थे वो क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे दोस्तों, ठीक। और देखते हैं दोस्तों, एक लाइन और रह गया हमारा लास्ट का। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय वर्ग की विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों का संबंध शीतोष्ण जलवायु वाले ऐसे क्षेत्रों से था जो घास को आच्छादित विशाल मैदान थे, जो घास से आच्छादित विशाल मैदान थे दोस्तों। आगे और इसको भी नोट डाउन करते चलना है। मेरे ख्याल से आप जितना नोट डाउन करो, जितना लिखोगे आपको उतना ही याद होगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए यह निष्कर्ष इस मत पर आधारित है कि भारतीय वर्ग की अधिकांश भाषाओं में भेड़िया, भालू, घोड़े और पशुओं और करंज, बीज तथा भोज वृक्षों के लिए समान शब्दावली है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर क्षेत्र की पहचान सामान्यतः आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र, यूराल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, मध्य एशिया इलाके के पास के स्टेप मैदान, यूरेशिया से की जाती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस क्षेत्र से एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों की और बहिर्गामी प्रवासन प्रक्रिया के चिन्ह भी मिलते हैं। सर्वप्रथम चेजी रोड ने 1820 में ईरानी ग्रंथ जैंदा अवस्था के आधार पर आर्यों को बैक्ट्रिया मूल का निवासी माना है। ये आप नोट डाउन कर लेना दोस्तों। 1859 में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश घोषित किया है। प्रोफेसर सेलस तथा एडवर्ड मेयर ने भी एशिया को ही आदि देश स्वीकार किया। ओल्डनबर्ग एवं कीथ कम भी यही मत है उनका भी। आगे और देख, पुरातात्विक साक्ष्य एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का एक लेख मिला, जिसमें मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य नामक वैदिक देवताओं का नाम लिखा हुआ है दोस्तों। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है दोस्तों। आइए हम लोग चर्चा करेंगे। गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का आदि देश भारतवर्ष का ब्रह्मशी देश था। एडी कल्लू ने कश्मीर, डीएस श्रीदेव ने मुल्तान के देवका प्रदेश तथा डॉक्टर राजवल्ली पांडे ने मध्य प्रदेश को आर्यों का आदि देश माना है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव है। ये हमारे देश के लोगों ने बताया। आगे हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार। आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। आर्यों का भौगोलिक विस्तार जिस क्षेत्र में था उसमें अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा,
वर्तमान उत्तर प्रदेश गंगा नदी तक एवं यमुना नदी के पश्चिम के कुछ भाग सम्मिलित हैं। अफगानिस्तान की अनेक नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है, जिनमें प्रमुख कुंभा, काबुल, सुवास्तु, स्वात, कुंभु, कुर्रम, गोमती, गोमाल ये हैं। ऋग्वेद में आर्य निवास के लिए सर्वप्रथम सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र की 7 नदियों को उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त हुआ। सिंधु, सरस्वती, शुतुद्री, सतलज ये याद करना। व्यापाशा को व्यास भी बोलते हैं। परुषणी, रावी, अश्कनी, चिनाब और विजस्ता, झेलम। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिला है। ये जो पॉइंट है इसको आप अगर बाई चांस कभी ऋग्वेद पर आपको मिल जाए आंसर राइटिंग, तो आप इसकी जो चर्चा करोगे ना, ये सुपर हो जाएगा आपका। चलो आएंगे और देखते हैं। सरस्वती एवं दशष्टी, ये पता नहीं शब्द ठीक आएंगे तो भी दशष्टी लिखा है। नदियों के बीच का प्रदेश सबसे पुनीत समझा जाता है, जिससे ब्रह्मावर्त कहा गया दोस्तों। ये शब्द थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, खैर जो भी है आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना दोस्तों। इतना है आपको ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा, तो आप इतना ही कर लें दोस्तों। थोड़ा टाइपिंग की वो होता है मिस्टेक। जातीय एवं अंतर्जातीय युद्ध, आगे देखते हैं। आर्यों के आपसी तथा यहाँ के मूल निवासी अनार्यों के साथ युद्धों के अनेक प्रमाण मिलते हैं। यदु और तुवर्ष ऋग्वैदिक काल में आर्यों के 2 प्रधान जन थे। यदु का संबंध पशु या पर्स से था। तुर्वस ने पार्थिव नामक एक राजा के साथ युद्ध किया था। यदु और तुवर्स जन भारत में आने वाले नवागुंतक दल था। भरत जन इनसे प्राचीन था।